खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने। मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। जो कन्वर्सेशन के स्टाइल्स हैं, जो कन्वर्सेशन के प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या होने चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में। जो गुफ्तगू कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं कि आपका अगले बंदे के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। असर्टिव कम्युनिकेशन ये होती है कि जिसमें यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ व्हाइल बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स। अब जिस तरह आपने एक कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की बात की है, हम पहले पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव कम्युनिकेशन के अंदर हम पीपल प्लीजिंग की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है उनका परसेप्शन ये होता है कि असर्टिवनेस जो है वो एक कम्युनिकेशन स्किल है जो कि बंदा एडल्टहुड में या फिर विद एडवांसिंग एज के साथ सीखता है। लेकिन अगर हम देखें रियलिटी तो वो ये है कि जो नॉन असर्टिवनेस यानी अपनी बात को सही तरह ना कह पाना और बाउंड्री सेटिंग में प्रो ना होना, वो सारी जो उसकी रूट्स हैं या बेसिस हैं वो आपके चाइल्डहुड से ही डेवलप हुई होती हैं। जो रिकवरी होती है ना उसमें असर्टिवनेस का बहुत रोल होता है। एक तो ये होता है कि ये आपको सिखाती है कि आपने किस तरह से नो बोलना है विदाउट फीलिंग गिल्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फिट एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज के शो में आपका वेलकम। एंड जो हमारा शो है जैसे नाम भी बताता है यू आस्क्ड फिट, कि कोई सवाल पूछता है और जो उसके जवाबात हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं इन द वे ऑफ दिस प्रोग्राम, जो 7 PM से 8 PM 1 आवर का शो होता है और डेली बेसिस पे ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये जो शो है हमारा विलिंग वेज पाकिस्तान से ब्रॉडकास्ट किया जाता है और तीनों जो शहर हैं लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची, तीनों शहरों से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जो डेज़ डिवाइडेड हैं वो कुछ इस तरह हैं, उनका भी हम ज़रूर डिस्कस कर लें कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन लाहौर स्टूडियो से एंड ऑन वेडनेसडे इस्लामाबाद स्टूडियो से, और जो बाकी 2 दिन रह गए थर्सडे एंड फ्राइडे सिटी ऑफ लाइट्स कराची को मौका दिया जाता है टू कंट्रीब्यूट एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑल द सिमिलर टॉपिक्स जो ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं को डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह आज के दिन भी हम आए हैं आपकी खिदमत में और एक टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है कि जो गुफ्तगू के पहलू हैं, जो कन्वर्सेशन के स्टाइल्स हैं, जो कन्वर्सेशन के प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या होने चाहिए
किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में जो गुफ्तगू, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं कि आपका अगले बंदे के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। चाहे वो आपका सिबलिंग है, चाहे वो आपका पेरेंट है, चाहे वो आपका ऑफस्प्रिंग है, मतलब आपका बेटा है, बेटी है, इवन के कोई फ्रेंड है, कोई एम्प्लॉई है, कोई बॉस है, मतलब कि कोई भी ज़िंदगी का पहलू ले लें तो रिलेशनशिप्स के अंदर बातचीत होती है। तो किस अंदाज में बातचीत होनी चाहिए उसी को आज डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंट पहलू होते हैं और क्या सही पहलू होना चाहिए। तो विदाउट फर्दर अड्यू मैं अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँ। आज जैसे मंडे के दिन हमारे साथ ज्वाइन किया है मिस अनुषा। वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, विलिंग वेज पाकिस्तान लाहौर सेंटर में जो पेशेंट्स हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं उनको साइकोलॉजिकल हेल्प, साइको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह मिस लाइबा, वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू सर। सेम टाइटल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइको एजुकेशन, क्लिनिकल स्किल्स से अपने पेशेंट्स को, फैमिलीज़ को सपोर्ट देती हैं और हेल्प करती हैं। और जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगी आज मेरे अलावा भी, तो डॉक्टर रहमा, वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू। मेडिकल ऑफिसर, विलिंग वेज पाकिस्तान लाहौर सेंटर, जो मेडिकल नीड्स हैं पेशेंट की, फैमिलीज़ की, साइको एजुकेशन रिगार्डिंग डिजीज़, डिसऑर्डर्स मुहैया करती हैं और हेल्प करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स के जो गुफ्तगू के जो कुछ पहलू हैं, कि जो पहलू गलत समझे जाते हैं, कि जिन्हें हम एक तरह से नाम दे दें कि नॉन असर्टिव पहलू। कि एक तो हो गया कि सबको पता है कि अगर गुफ्तगू होनी चाहिए तो उसकी कुछ बुनियादें होनी चाहिए, जो कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, असूल होने चाहिए जो असर्टिवनेस के असूलों पे मबनी होते हैं, कि अपनी बातचीत, अपनी सोचें, अपनी जज्बात, फीलिंग्स, थॉट्स, फीलिंग्स, नीड्स, मतलब अपनी सारी बातें एक अच्छे अंदाज में, अपने जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी अच्छे अंदाज में विदाउट हर्टिंग समवन प्रेजेंट कर दें। तो ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन नॉन आइडियल इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है कि आप अगले पर्सन की सेफ्टी का, अगले पर्सन की फीलिंग्स का ख्याल रखे बग़ैर उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें नॉन असर्टिवनेस आ रही है। हो सकता है कि आप अपनी जो नीड्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, उन पे काम नहीं कर रहे, तो अपनी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं या अगले पर्सन की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। तो किसी भी सिचुएशन में वो विन विन सिचुएशन नहीं बन रही। तो क्या वो बेसिस बनती हैं, क्या वो रूट्स बनती हैं जो इस नॉन असर्टिवनेस कम्युनिकेशन को बढ़ाव चढ़ाव देती हैं, ये हम जानेंगे फ्रॉम डॉक्टर रहमा। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रहमा आप इसमें ज़रूर बात करें। ज़्यादातर लोग जो है उनका परसेप्शन ये होता है कि असर्टिवनेस जो है वो एक कम्युनिकेशन स्किल है जो कि बंदा एडल्टहुड में या फिर विद एडवांसिंग एज के साथ सीखता है। लेकिन अगर हम देखें रियलिटी तो वो ये है कि जो नॉन असर्टिवनेस यानी अपनी बात को सही तरह ना कह पाना और बाउंड्री सेटिंग में प्रो ना होना, वो सारी जो उसकी रूट्स हैं या बेसिस हैं वो आपके चाइल्डहुड से ही डेवलप हुई होती हैं। और जो चाइल्डहुड में इस चीज़ के जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो या इसको गवर्न किस तरह से किया जाता है कि क्या आपकी होंगी बेसिस या आप किस तरह से बात करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके कल्चरल नॉर्म्स पे, आपकी फैमिली के क्या ट्रेडिशंस हैं या फैमिली के अंदर क्या इन्वायरमेंट है। उसके अलावा आपके इमोशनल इन्वायरमेंट पे भी किसी ना किसी तरह डिपेंडेंट होती है। इसी तरह हमने सबने चाइल्डहुड में बातें सुनी हुई हैं कि चुप कर जाओ बेटा, मतलब अपनी बात एक्सप्रेस जब कोई करना चाह रहा हो, या फिर बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, इस तरह की बातें, या बड़ों के सामने बात नहीं करते। तो इवन इफ अगर कोई सही बात भी करना चाह रहा हो या अपनी कोई बात एक्सप्रेस करना चाह रहा हो तो बजाय इसके उसको सिखाया जाए कि आपने किस तरह बात करनी है या अपने पॉइंट किस तरह रखना है, टोन कैसी होनी चाहिए, उसके बजाय उसको यही कह दिया जाता है कि बात करना ही जो सही नहीं है बड़ों के सामने, या फिर अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हारा बात करना ठीक नहीं है। तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं वो उनके अंदर क्या फीलिंग्स जनरेट करते हैं कि जब वो एसोसिएट कर लेते हैं कि अगर हम लोग जो है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें तो उसका मतलब क्या होगा, या तो वो रिस्की होगा या फिर वो शेमफुल होगा या हर्टफुल होगा या डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। तो वो एसोसिएशन बन जाता है चाइल्डहुड के अंदर ही।
तो इंस्टेड ऑफ वो अपनी एक्सप्रेशन करने के बजाय या अपनी बात दूसरों के सामने रखने के बजाय वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं और सप्रेशन को जो है वो सही समझते हैं बजाय इसके कि वो एक्सप्रेस करें। और साइंटिफिक बेसिस इसकी ये होगी कि आपके ब्रेन के अंदर, क्योंकि हमने कहा हर चीज़ के पाथवेज बन जाते हैं, तो इसके अंदर भी यही होता है कि आपके ब्रेन की वायरिंग में कि जो एमिगडाला होता है हमारा, विच इज़ इमोशनल जो हमारा अलार्म सेंटर है, वो बेसिकली उसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट करना, फिर उसका पर्पज़ ये होता है कि वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है टू कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करने की तरफ चला जाता है। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसका पर्पज़ जो है वो रीजनिंग के लिए होता है, वो एक तरह से बैक सीट पे चला जाता है। तो जो हमारा एमिगडाला वाला रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा कि वो एज असर्टिवनेस या अपनी बात किसी को रखने के सामने क्या समझेगा, डेंजर के तौर पे उसे सेंस करने लग जाएगा कि अगर मैंने अपनी बात की या मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया तो इट विल लीड टू सम कॉन्फ्लिक्ट, या फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा या वो शेमफुल एलिमेंट उसके अंदर ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर जब एडल्ट लाइफ के अंदर भी कोई एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी भी ऐसे रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके कि वो अपनी बात करना चाहिए, वो बॉटल अप करता है अपने इमोशंस और वो किसी ना किसी तरह फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स की फॉर्म में आने लग जाता है। जैसे वो एंशियस फील करेंगे जब वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उनका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर उनको कोई बात बुरी लग रही है तो उसकी वजह से वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, तो उसके फिजिकल सिम्टम्स, एक तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होना आएगा, उसके बाद उनकी माइंड नमनेस वो फील करेंगे कि समझ ही नहीं आ रहा कि थॉट किस तरह से बोलना है, उसको वर्बलाइज किस तरह से करना है। इसके अलावा पाम स्वेटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी उनको। तो ये सारे क्लिनिकल सिम्टम्स आना शुरू होंगे उनको। इसका मतलब नहीं है कि उनके अंदर बॉडी के कोई फंक्शनल एबनॉर्मैलिटी किसी ऑर्गन की, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उनका जो ब्रेन है वो इसको परसीव करे कि अपनी बात सामने रखना इज़ इक्वल टू डेंजर एंड इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो वो इसको इस तरह से परसीव करे, एसोसिएशन बना लेगा हमारा ब्रेन। तो फिर ये होगा कि उनका जो बॉडी है वो एंशियस फील करेगी और इरिटेबिलिटी होगी उनके अंदर। इसी तरह जो है कुछ लोगों को जो क्रॉनिक स्ट्रेस स्टेट्स में अगर वो रहते हैं तो उनको स्टमक इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, स्लीप इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। तो वो उनका फंक्शनल मतलब ऑर्गन सिस्टम डैमेज नहीं हुआ होता या किसी ऑर्गन का डिसफंक्शन नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमने अपने वर्क प्लेस में या बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनके अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से और लॉन्ग टर्म सप्रेशन की वजह से उनको एंग्जाइटी फील होती है, उनको इरिटेबिलिटी भी फील होती है, उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इवन समटाइम्स उनके गट हेल्थ भी इफेक्ट हुई होती है, तो उनको वो स्टमक इश्यूज भी हो रहे होते हैं, तो स्ट्रेस इंड्यूस डायरिया वगैरह वाले सिम्टम्स भी उनको आ रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें इसी तरह होती हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं सर्टेन वे में। तो ये इस तरह से, लेकिन जो इसका टेक अवे या हम कहेंगे इसका जो क्रक्स है वो ये हो सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल इसको ऐसे देखने लगे कि मेरी विल पावर या ये मेरा कोई डेफिसिट, मेरा पर्सनल डेफिसिट नहीं है, बल्कि आई वाज ट्रेन्ड इन अ वे कि मुझे अपना हमेशा से फीलिंग्स को सप्रेस करना पड़ा है, इस वजह से मैं अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो कॉन्शियसली वो अगर असर्टिवनेस प्रैक्टिस करें तो उनका ये जो ट्रेट है कि सप्रेस्ड फीलिंग्स वाला और अपनी बात ना कह पाने वाला, ये किसी ना किसी तरह हैंडल हो सकता है। तो इट इज़ नॉट लाइक के नॉन असर्टिवनेस कोई पर्सनालिटी फ्लॉ है या ये सही नहीं हो सकता, इट कैन बी मतलब सही हो सकता है, रीट्रेन कर सकते हैं आप अपने ब्रेन को, लेकिन उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर्ड होगी कि आप पहले खुद को ये बताएं, आइडेंटिफाई करें, इनसाइट डेवलप करें कि इट इज़ बिकॉज कि मैं सप्रेस रहा हूँ या मेरे पैटर्न्स या मेरी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है, उसकी वजह से मेरे ये सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इस तरह के आ रहे हैं, ना कि ये मेरी कोई विल की कमज़ोरी या ये मेरा कोई पर्सनल डेफिसिट है कि मैं कुछ इसको ओवरकम नहीं, हाँ पर्सनल वीकनेस नहीं है मेरी, इसको मैं ओवरकम कर सकता हूँ विद कॉन्शियस ट्रेनिंग एंड कॉन्शियस व्यूइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। थैंक यू डॉक्टर रामा, आपने बहुत एक्सप्लेन किया इसके मतलब कि क्या बेसिस इसकी हैं एग्जैक्टली, कि जिस तरह क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से भी न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं जो एक बंदे को उन्हीं पैटर्न्स में रिपीट करने पे मजबूर कर देते हैं। तो कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर्ड होती है टू मेक अ डिफरेंस। ये भी तो है ना कि फियर ऑफ आपका रिजेक्शन भी होता है कुछ लोगों को, कि अगर वो अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे इन अ वेरी हेल्दी वे तो वो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनकी बात को, या फिर एक फियर ऑफ अथॉरिटी भी बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में कि अगर कोई बड़ा है या आपके कोई टीचर है या पेरेंट्स हैं, अगर वो गलत बात भी कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप हेल्दी वे में उनको बता नहीं सकते, मोस्टली ऐसा बनाते हैं। तो फिर कंडीशनिंग हो जाती है कि आपको लगता है
कि वो पैसिव वे में ही मैंने बात करनी है, उनके सामने मैंने सप्रेस्ड ही रहना है, तो फिर एडल्टहुड में भी वो ऐसी आदत ही रहती है आपकी कि आप पैसिवली ही बात करते हैं, आप अपनी बात नहीं दूसरे के सामने रख पाते और कोई हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन बस यही है कि आप आइडेंटिफाई करें कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है कि मुझे सप्रेशन मैंने सीख ली है और मुझे इससे एक्टिवली बाहर निकलना है और फिर हेल्दी वे में अपनी बात दूसरे के सामने रखनी है। तो इट कैन बी मोडिफाइड विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस। बिल्कुल, कि जब किसी चीज़ पे हम काम करते हैं तो वो काम नज़र भी आता है, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम काम किए बगैर कोई रिज़ल्ट भी एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें। ये तो एक तरह से फैंटेसी में लिव करने की ही बात है कि अगर हमें पता है कि कोई चीज़ ख़राब चल रही है और हम चाहें और सोचें कि ये ठीक हो जाए, तो वो सिर्फ सोचने से, सिर्फ उसके बारे में फैंटेसाइज करने से काम नहीं होगा, बल्कि एक एफ़र्ट रिक्वायर्ड होती है, एक काम रिक्वायर्ड होता है। जब वो हम बिहेवियर चेंज करते हैं, जब हम वो स्किल सीखते हैं, तो उसके साथ साथ फिर चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। सो इन द एंड जिसके लिए आप काम करते हैं वो काम फिर हो भी जाता है और नज़र भी आता है। तो ये तो बात हो गई कि नॉन असर्टिवनेस है क्या और क्यों आती है। तो जो असल है असर्टिवनेस के करना क्या है, हमने कौन से स्किल्स सीखने हैं गुफ्तगू के, कम्युनिकेशन के, और अ लिटिल बिट के क्या क्या तरीक़ों की, क्या क्या इकसाम की कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं कि एक्टिव, अग्रेसिव कम्युनिकेशन, पैसिव कम्युनिकेशन, पैसिवली एग्रेसिव कम्युनिकेशन और असर्टिव कम्युनिकेशन। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और ज़्यादा जानेंगे रिगार्डिंग असर्टिव कम्युनिकेशन के इसको किस तरह हम एम्प्लॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो मैं चाहूँगा कि मिस अनुषा आप टेक ओवर करें और हमें थोड़ा सा बताएं रिगार्डिंग असर्टिव कम्युनिकेशन। जी, सो असर्टिव कम्युनिकेशन ये होती है कि जिसमें यूर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ व्हाइल बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स। अब जिस तरह आपने एक कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की बात की है, हम पहले पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव कम्युनिकेशन के अंदर हम पीपल प्लीजिंग की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि अगर कोई हमसे बातचीत भी कर रहे हैं तो हम उसका जवाब नहीं देते, हम उनकी हाँ में लाते रहते हैं क्योंकि वो खुश हो जाएं, और चाहे वो चीज़ हमें खुद अफेक्ट कर रही हो, लेकिन हम दूसरे की खुशी के लिए हम उनके साथ एग्री करते रहते हैं कि ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं मैंने वैसे ही करना है। दिस इज़ पैसिव कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप अपनी नीड्स को इग्नोर करके किसी दूसरी की नीड्स को फुलफ़िल करने में लग जाते हैं। फिर हमारा एग्रेसिव कम्युनिकेशन का स्टाइल आ जाता है, जिसके अंदर आप लड़ाई झगड़े से या बुरे तरीके से बातचीत करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होता है। तो उसके अंदर हमारी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव होती है, एंग्री टोन होती है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर गुस्सा होता है। फिर हमारी एग्रेसिव कम्युनिकेशन आ जाती है। फिर हमारी आ जाती है एक पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन, जिसके अंदर ना तो हम पैसिव हैं ना हम एग्रेसिव हैं। मतलब हम बातचीत करें लेकिन हम बातचीत के अंदर ताने दे रहे हैं, जो कि मोस्टली पेरेंट्स भी ऑप्ट कर रहे होते हैं कि अगर कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो वो सिंपल मसले पे नहीं बात करेंगे, वो कोई ताना दे देंगे कि तुमने ये चीज़ नहीं की थी ना, अब देख लो ये हो गया। लेकिन मसला नहीं वो डिस्क्राइब करेंगे कि असल मसला क्या है। दे विल गो टूवर्ड्स अदर थिंग्स। जिस तरह ये सरकाज़म आ जाता है ना इसके अंदर, पैसिव एग्रेसिव के अंदर हमारा सरकास्टिक स्टाइल होता है। लेकिन असर्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, इन सब स्टाइल्स के बीच में लाया करती है, जिसमें आपका नॉन रिडिक्यूलिंग, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड नहीं आता। आप असर्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, आई स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज काम होती है, कलेक्टेड होती है, आपके जो टोन होती है उससे पता चल रहा होता है कि आप असर्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके अंदर ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक भी आ जाती है, जिसके अंदर हम कामली एक चीज़ बार बार रिपीट करते हैं। अगर वो नहीं मानी जा रही है तो ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक के अंदर हम ये करते हैं कि हम कामली वो चीज़ रिपीट करते हैं कि वो एट अ पॉइंट सुन ली जाएगी। फिर इसके अंदर हमारी DESC की स्क्रिप्ट भी आ जाती है, विच इज़ डिस्क्राइब, एक्सप्रेस, स्पेसिफाई एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमारी एक स्क्रिप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं इन असर्टिव कम्युनिकेशन, कि आप पहले डिस्क्राइब करते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, व्हाट इज़ द सर्टेन फीलिंग। फिर उसके बाद उस फीलिंग को आप एक्सप्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आप उस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं और फिर एंड के ऊपर आप देखते हैं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
फिर जिस तरह मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात की है, बॉडी लैंग्वेज हमारी आ जाती है असर्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें, आई स्टेटमेंट्स यूज़ करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को काम कलेक्टेड रखें, फिर उसके बाद अपनी ये DESC वाली स्क्रिप्ट यूज़ करें, ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक इसके अंदर आ जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप असर्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये है असर्टिव कम्युनिकेशन, जिसके अंदर यू बेसिकली हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स। सो दिस इज़ असर्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू आपने जो असर्टिव कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया। जो थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो दूसरे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जैसे पैसिव और एक्टिव और पैसिवली एग्रेसिव, तो उनके अंदर क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती। कि अग्रेसिव में आप एक पैराडाइम है ना, कि आप थिंक कर रहे होते हैं कि अगले पर्सन को आपने डिफीट करना है। अगले पर्सन की कोई भी अगर बात आप सुन रहे हैं तो आपका पीछे पर्पस ही ये है कि उसकी बात सुन के उसको रिप्लाई ऐसे करना है कि उसको डिफीट करना है। आपका जो पैराडाइम है किसी भी बात करने का, वो विन लूज का है, कि आप जीत जाएं और अगला पर्सन हार जाए। तो इसी तरह जो पैसिव में आ जाता है वो इसका ऑपोजिट आ जाता है, कि आप अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हैं कि कोई नहीं, मैं सह लूँगा। यूजुअली ये पेरेंट्स में देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो इतनी ही थी, हमने तो इतना ही जीना था, अब तो बच्चों के लिए ही है, कोई मसला नहीं अगर हमें थोड़ी सी तकलीफ़ भी सहने को मिल रही है। और जो तकलीफ़ थोड़ी वो कह रहे होते हैं वो थोड़ी बिल्कुल नहीं होती, और वो एक पैराडाइम से चल रहे होते हैं जिसमें लूज विन कर रहे होते हैं, कि अपनी लूज हो जाए, अपनी लॉस भी हो जाए, लेकिन अगले पर्सन की विन आ जाए। इसी तरह जो पैसिवली एग्रेसिव है, आपने वो बात की कि सार्केस्टिक अप्रोच, इसके साथ साथ पैसिवली एग्रेसिव के अंदर किसी दूसरे के जैसे कहते हैं ना कि कंधे पे पिस्तौल रख के चलाना, किसी और के शोल्डर पे गन रख के चलाना, वो वाली बात आ जाती है कि वो मुझे ऐसा कह रहा था आपके बारे में। तो उसके अंदर अप्रोच ज़्यादातर लूज की देखने को मिलती है, कि पर्सन इज ट्राइंग कि अगर मेरी जीत नहीं हो रही तो अगले की भी जीत ना हो पाए। देखें, असर्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, असर्टिव कम्युनिकेशन इज़ मोर अबाउट बैलेंस, जिसमें ना आपने एग्रेसिव होना है, ना आपने पैसिव होना है, ना आपने पैसिव एग्रेसिव होना है। ना इसके अंदर साइलेंट ट्रीटमेंट आएगी, ना इसके अंदर सरकाज़म आएगा, ना इसके अंदर स्टोन वॉलिंग आएगी, कि हम एक पत्थर के सनम नहीं बन जाते कि कोई कुछ बोल रहा है, हम सुनते रहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। साइलेंट ट्रीटमेंट के अंदर भी हम दूसरे को साइलेंटली ट्रीट कर रहे होते हैं। सरकाज़म के अंदर नुक्ताचीनी करना हर बात के ऊपर। तो असर्टिव कम्युनिकेशन इज़ जस्ट मोर अबाउट बैलेंस, कि हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है, किसी भी कोई एक्सट्रीम नहीं चूज करना, ना एग्रेसिव, ना पैसिव एग्रेसिव। सो असर्टिव इज जस्ट बैलेंस। यस, जिसके अंदर वो हमें देखने को मिलता है कि आप फिर विन विन की अप्रोच से बात करते हैं, अगले की बात सुनते हैं और एक्टिवली सुनते हैं कि इसमें क्या वो अपने बात कहना चाह रहा है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, क्या उसकी थॉट्स हैं, क्या कोई बाउंड्री इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, और किस तरह उसकी बात को विन विन सिचुएशन में बनाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो सीखने वाली बातें हैं वो, जैसे आपने बताया कि आई लैंग्वेज का इस्तेमाल, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, इट कन्वेज मोर देन 70% कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, मैं आपको फेस टू फेस होके बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ देख कैसे रहा हूँ, आप जो आई कॉन्टैक्ट है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, कि हमारे दरमियान में कोई चीज़ तो नहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रही, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ, जैसे कोई बोतल, हमारी टोन कैसी है। नंबर 1 पे तो आ जाएगी ना सारी की बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज कन्वेज मोर देन 50-60% कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। फिर आ जाती है बात टोन की, कि किस लहजे में बात कर रहे हैं, क्या आवाज़ ऊंची है, आवाज़ धीमी है, आवाज़ ऊंची होगी अग्रेसिव में, धीमी होगी पैसिव में। असर्टिवनेस इज बैलेंस। तो सेकंड आ गई टोन, इट कन्वेज अराउंड 10 to 15% एज वेल, 20% कर लें। और आखिर पे फिर आ जाते हैं वर्ड्स, कि जो हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं, इट कन्वेज अबाउट 4 to 5%। तो सारा का सारा बिल्डअप कहाँ पे है? बॉडी लैंग्वेज में, टोन में,
तो ये स्किल सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह किसी को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह हम उनसे अगर कोई बात करने आए तो उसे बिठा के उससे बात कर रहे हैं, खड़े खड़े बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं, क्या हम उनकी बात समझ भी रहे हैं, रीइटरेट कर रहे हैं, उनको समराइज़ कर रहे हैं कि आपका वाकई में ये कहने का मतलब था कि मैं आपकी बात समझ सका हूँ कि नहीं समझ सका। फिर अपनी बात करना और आई लैंग्वेज के साथ बात करना। फिर उसके अंदर चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर कर रही होती है कि आप किस तरह के वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने सिचुएशन के हिसाब से मुनासबत से वो वर्ड्स चूज़ करने होते हैं कि कुछ वर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट है उसके साथ आप फ्रैंक होके जितनी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर रहते हुए आप बात करेंगे। कोई फ्रेंड है उसके साथ हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में बात कर लें। बिल्कुल। तो असर्टिवनेस सिखाती है कि इन एनी सिचुएशन यू आर टॉकिंग विद आई लैंग्वेज, अपनी बात, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, while respecting the other person's boundaries, feelings and thoughts. Like I said, it's being true to yourself and then being respectful to others. मतलब कुछ लोगों का इस तरह भी होता है, उनको लगता है कि वो assertive वे में बात करें, मतलब words उनके assertive होंगे लेकिन body language नहीं होगी। तो इसके अंदर assertively communicate करने के अंदर ये सारे features जब होंगे तभी इट वुड मेक इट एन असर्टिव कम्युनिकेशन। हम सिर्फ अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स को नहीं कह सकते कि अच्छा मैंने तो ऐसे बात की थी। जिस तरह यहाँ पे वी वर्क विद अ लॉट ऑफ फैमिली, सो हम उनको भी ये चीज़ बताते हैं कि आपने अपने लव्ड वन से असर्टिवली कम्युनिकेट करना है। तो जब वो करते हैं कम्युनिकेट तो बातचीत उनकी असर्टिव होती है लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनके वर्ड्स का साथ नहीं दे रही होती है। सो असर्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो नज़र भी आए कि असर्टिवली बात हो रही है। क्योंकि जिस तरह आपने कहा है 50-60% हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि किस तरह की बातचीत हो रही है। तो समटाइम्स फैमिली कहती है कि अब ये तो रोबोटिक बातें हैं, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि असर्टिवनेस तो बिल्कुल ऑपोजिट है कि सारी की सारी आपकी बॉडी, आप पूरी बॉडी से ही एक तरह से बात करते हैं कि किस तरह आप देख रहे हैं उनको, किस तरह आपका एंगल है अपनी बॉडी ओपन करके, मतलब कि इवन कि आपके हाथ कहाँ पे आपने रखे हुए हैं, बांधे हुए हैं मतलब पैसिव हैं, आगे किए हुए हैं अग्रेसिव हैं, तो साइड पे आपने रखे हुए हैं, अपनी सीट पे बैठे हुए हैं तो साइड पे साइड आर्म्स पे रखे हुए हैं, तो एक बैलेंस्ड वे के अंदर बात कर रहे हैं। मतलब इसकी एक एग्जांपल भी मुझे वो याद आ रही है कि जैसे एक होता है यूजुअली एक कंप्लेन होती है किसी भी बंदे की किसी भी रिलेशनशिप में कि यू नेवर लिसन। नेवर लिसन इज सच अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग इट कि उसमें आप दूसरे बंदे पे सारा वो डाल रहे हैं, ब्लेम डाल रहे हैं एक तरह से। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कि असर्टिव वे में इसको कैसे बना सकते हैं कि इसको सिंपल सा इजी सा जो करेक्शन है कि आई लैंग्वेज यूज करके आई फील अनहर्ड व्हेन आई एम इंटरप्टेड। मतलब आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे बुरा लगता है जब आप ये काम करते हैं, जब आप मेरी बात में रुकावट डालते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो आपने या तो उन पे भी नहीं डाला कि आपकी कोई सारा ब्लेम है, उनका पॉइंट आउट भी कर दिया कि उनका ये बिहेवियर आपको कैसा फील करता है और आपने अपना जिक्र किया, किसी और का जिक्र नहीं किया। तो इस वे के अंदर हम असर्टिव कम्युनिकेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ भी जो है असर्टिव कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर रिलेशनशिप्स एंड हायर सेल्फ एस्टीम, और इसके अंदर एंजाइटी भी नहीं फील होती है व्हाइल यू आर टॉकिंग टू एनीवन। सो बेटर रिलेशनशिप्स एंड हायर सेल्फ एस्टीम इज also one of the most good traits of assertive communication. बिल्कुल। जो रोक रही होती है वो भी ये लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम ही होता है कि sometimes people don't like themselves. तो इसके मुतालिक भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट आफ्टर द ब्रेक।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड आज का टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट असर्टिव कम्युनिकेशन। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि नॉन असर्टिवनेस क्या होती है और असर्टिवनेस क्या होती है। नॉन असर्टिवनेस की रूट्स को हमने जाना और असर्टिवनेस के अंदर ये भी जाना कि इसके अलावा जो पैसिव और अग्रेसिव और पैसिवली अग्रेसिव स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वाई दे डोंट वर्क और क्या स्किल्स एम्प्लॉय करने की ज़रूरत है टू एक्चुअली भी असर्टिव। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे विद एडिक्शन एंड रिकवरी कि एडिक्शन रिकवरी के अंदर जो असर्टिव कम्युनिकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह काउंसलर्स और डॉक्टर्स और इवन फैमिली मेम्बर्स असर्टिव कम्युनिकेशन को एम्प्लॉय करते हुए अपने पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। तो हम ये जानेंगे सारी बातें फ्रॉम मिस लाइबा। सो मिस लाइबा कि रिकवरी जो है, एडिक्शन रिकवरी हो चाहे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर रिकवरी हो, उसके अंदर असर्टिवनेस किस तरह एम्प्लॉय की जा सकती है, किस तरह उससे बेनिफिट हासिल किया जा सकता है? देखिए, जो रिकवरी होती है ना, उसमें असर्टिवनेस का बहुत रोल होता है। एक तो ये होता है कि आपको सिखाती है कि आपने किस तरह से नो बोलना है विदाउट फीलिंग गिल्ट। फिर ये आपको सिखाती है कि आपने किस तरह से बाउंड्रीज़ को एस्टेब्लिश करना है। इनिशियली जहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना, पेशेंट्स को बाउंड्रीज़ एस्टेब्लिश करने में बहुत इशू होता है। जैसे अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो बाउंड्रीज़ में हमारी अनहेल्दी बाउंड्रीज़ आ जाती हैं, जहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखिए, बाउंड्रीज़ ऐसा नहीं है कि हम कोई वॉल्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो खुद हम डिफ़ाइन करें अपने लिए, ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी नहीं है। आप अपने लेवल पे अपने लिए कुछ रूल्स बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रिकवरी में हूँ तो मैंने स्लिपरी फ्रेंड से नहीं मिलना, ये मैं अपने लिए एक बाउंड्री एस्टेब्लिश कर रही हूँ, राइट। सो अनहेल्दी बाउंड्रीज वो होती हैं जहाँ पर हम खुद को जो है, जो दूसरे कह रहे हैं हम उसके ऊपर बस बहुत पैसिव हो जाएंगे और अपनी बाउंड्रीज़ को भी ब्रीच कर देंगे और कभी कभी हम दूसरों की बाउंड्रीज़ को भी ब्रीच कर देंगे। फिर इसके बाद आती हैं पोरस बाउंड्रीज़। जब हम पोरस बाउंड्रीज़ की बात करते हैं उसमें ये होता है कि हमारी बाउंड्रीज़ मतलब ऊपर नीचे होती रहती हैं। कुछ सर्टन लोगों के लिए हम उनको चेंज कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए हम उनको दोबारा से जो है वो वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो आपने अगर अपनी रिकवरी पर फोकस करना है तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत हेल्दी करना होगा, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ हैं, आपकी एनर्जी बाउंड्रीज़ हैं, आपकी टाइम बाउंड्रीज़ हैं, आपकी इमोशनल बाउंड्रीज़ हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपकी रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अब आप रिकवरी में हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है ना आपका, आपकी रूटीन चेंज हो रही है, आपकी जो है वो स्लीप के ऊपर आपके स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। जैसे टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, आपकी हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स आ रहे हैं, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्टाइल हो रहा है, आपकी सोशल लाइफ के ऊपर काम हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। जब आप रिकवरी में रहते हुए दोबारा बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत सारे गिले शिकवे स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं, पहले तो आप इस तरह के थे, पहले तो आप इस तरह से थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कम्युनिकेशन स्टाइल पैसिव है या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल एग्रेसिव है तो वहाँ पर ये मसला आएगा, या तो आप बिल्कुल उनकी बात सुन के उस चीज़ की तरफ दोबारा चले जाएंगे, या फिर ये इशू आएगा कि आप जो है वो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, और दोनों चीज़ें ही आपकी रिकवरी के लिए अच्छी नहीं है। या फिर आप पैसिव एग्रेसिव हो जाएंगे। तो हमने असर्टिव रहना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम पहली चीज़ तो यही कहते हैं कि आप अवॉइड करें, अपनी स्लिपरी फ्रेंड्स को अवॉइड करें, स्लिपरी प्लेसेस को अवॉइड करें। आप वो टाइमिंग्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम में मैंने क्या करना है। अगर एक ये सर्टेन टाइम है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस वाले टाइम के ऊपर मुझे जो है वो क्रेविंग्स होती हैं एंड ऑल दैट। लेकिन हम ये कहते हैं कि इन केस आप एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर आ गए हैं जहाँ पे आपके स्लिपरी फ्रेंड्स हैं या स्लिपरी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर वर्क कोलीग, फ्रॉम योर लाइक फैमिली मेम्बर, तो वहाँ पर जैसे मिस अनुषा ने भी बताया था कि हम ब्रोकन रिकॉर्ड की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकन रिकॉर्ड ये होता है कि मैं अपनी बात को रिपीट करी जाऊँ, दूसरा जो मर्ज़ी कह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई ड्रग ऑफ़र कर रहा है और वो मुझे ये कह रहा है कि 1 ड्रिंक वुडंट हर्ट, राइट, तो मैं उस पर ये कह सकती हूँ नो थैंक्स, आई एम इन रिकवरी। उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि बहुत फ़न होगा,
कुछ भी नहीं होगा, एक सिगरेट ही तो है, लेकिन मैं अपने पॉइंट को रिपीट करी जाऊँ इन अ रिस्पेक्टफुल वे। क्योंकि असर्टिव कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हम यही बात करते हैं कि आपने अपने पार्ट का काम करना है, आपने अपने पॉइंट को रिपीट करे जाना है इन अ रिस्पेक्टफुल वे। दूसरा इंसान उसको कैसे परसीव कर रहा है, उसका क्या रिएक्शन है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि देखिए, एक कॉन्वर्सेशन, एक क्रूशियल कॉन्वर्सेशन, एक अनहेल्दी कॉन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट तभी बनता है जब हम इस बात पे फोकस्ड हो जाते हैं कि हमने इसको विन लूज सिचुएशन बनाना है, हमने इसको लूज लूज सिचुएशन बनाना है, या हमने यहाँ पे अपने पॉइंट को प्रूव करना है। तो हमने असर्टिव कम्युनिकेशन का मेन एजेंडा ही ये है कि आप अपने पॉइंट से स्टिक रहें, उसको आर्ग्यूमेंट में चेंज ना करें, उसको जस्टिफिकेशन में चेंज ना करें। तो ब्रोकन रिकॉर्ड में अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है एंड यू आर इन रिकवरी, तो अगर आप बार बार एक ही चीज़ कहेंगे, नो आई एम इन रिकवरी, नो थैंक्स, तो उससे ये होगा कि आप अपने पॉइंट पे स्टिक हैं। जैसे ये टेक्निक यूज़ हो सकती है। फिर इसके अलावा रिकवरी में एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं फॉगिंग। उसमें ये होता है कि यूजुअली जब हम रिकवरी में होते हैं, हम आउटडोर जाते हैं, तो हमें बहुत क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, और वो आपको बताते हैं कि यू नो यू यूज्ड टू बी फन, अब तो आपके साथ फ़न करने में भी मज़ा नहीं आता, और ऑब्वियसली आप भी एक न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्ट हो रहे हैं, तो आपको भी वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं एक तरह से। तो आप उनको बताएंगे, फॉगिंग में बेसिकली ये है कि वो पार्ट जो क्रिटिसिज्म वो आपको कर रहे हैं, या आप उस चीज़ से अग्री कर लेंगे थोड़ा बहुत, एंड देन आप अपना पॉइंट भी रख लेंगे। आप उनको बता देंगे, हाँ आई यूज टू बी फन, वो पुरानी बात है, एंड आई नो कि आप क्या रेफ़र कर रहे हैं, बट अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, अब क्योंकि मैं चेंज पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ के फॉगिंग भी यूज़ हो सकती है कि जब कोई आपको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत बातें सुना रहे हैं, और वहाँ पर ये होगा कि आपने अग्री भी कर लिया उनके कुछ पार्ट से, और आपने अपना पॉइंट भी रख लिया। फिर इसके अलावा यहाँ पर रिकवरी में एक और हम असर्टिव कम्युनिकेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसको हम नेगेटिव असर्शन कहते हैं। उसमें ये होता है कि जब कोई सामने वाला आपको कंटिन्यूसली ये बात बता रहा हो कि आप जो हो ना, आपने तो पास्ट में भी इतनी मिस्टेक्स की हैं, क्योंकि जब एक बेसिकली एक एग्रेसिव कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, एक अनहेल्दी डिबेट चल रही होती है, उसमें लोग पास से बहुत चीज़ें निकाल के लाते हैं, पहले भी तो करते थे, पहले भी तो ऐसे थे, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ पर नेगेटिव असर्शन में ना कि आप रिएक्ट करें या आप बिल्कुल उस चीज़ से विड्रॉ कर जाएं या इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल एक साइलेंट वाले मोड में चले जाएं। बेहतर ये है कि आप मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लें। आप उनको बताएं कि आई नो कि आई हैव मेड लाइक अ फ्यू मिस्टेक्स इन द पास्ट, लेकिन अब यही तो चीज़ है दैट आई एम ट्राइंग टू मेक अ चेंज। मैं अब रिकवरी के ऊपर फोकस्ड हूँ कि हमने मिस्टेक को भी एक्सेप्ट कर लेना है, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा हम एक चीज़ होती है, हम जैसे असर्टिव कम्युनिकेशन में बात करते हैं वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़ की। एक फॉर एग्जांपल, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आप एक घर में रह रहे हैं जहाँ पे आपके फादर स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ उस तरह से आपका भाई स्मोकिंग कर रहा है। अब उस सिचुएशन को आप अवॉइड कितना कर लेंगे, राइट? तो उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से है कि आपका जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी सोब्राइटी ये दोनों क्वेश्चन में नहीं है ना, वहाँ पे आप किसी थर्ड पॉइंट पे आके उसको विन विन सिचुएशन बना दें। जैसे अगर वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आओ बैठो कॉन्वर्सेशन करो, बट एट द सेम टाइम वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मे बी वी कैन हैव अ डिस्कशन लाइक आवर लंच और आवर डिनर, या अभी मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, कि हम उनकी बात भी सुन लें, रिस्पेक्ट को भी रखें, रिस्पेक्ट इन रिगार्ड को अपनी बात भी मैं कर दूँ, और एक मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर भी आ जाऊँ। ये है वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़। ये पर्टिकुलरली आपकी फैमिली के साथ बहुत हेल्प करता है, जहाँ पे हम दोनों ही अपने किसी एक पेज पे आ जाते हैं, अपने पॉइंट और आपके पॉइंट को कंसीडर करते हुए। फिर इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ डिस्क्लोजर आ जाता है, क्योंकि एक लिस्ट है ना असर्टिव कम्युनिकेशन की टेक्निक्स की। सेल्फ डिस्क्लोजर इस तरह से है कि आप दूसरे इंसान को थोड़ा सा बता देते हैं कि आप एक चीज़ को लेके किस तरह से फील कर रहे हैं, आपके क्या थॉट्स हैं। लाइक अगर कोई मुझे कह रहा है कि आ जाओ बैठ जाओ, तो मैं उनको बता दूं कि यू नो व्हाट, आई फील अनकंफर्टेबल अराउंड अल्कोहल, या अब इस तरह के कोई भी केमिकल है। सिर्फ ये बता देना, और फिर इस वजह से मैं नहीं आ सकती, कि मे बी हम कहीं और मिल सकते हैं, मैं बार में नहीं आना चाह रही या पार्टी में नहीं आना चाह रही। तो ये होता है कि आपने असर्टिव कम्युनिकेशन में रिकवरी में अपनी रिस्पेक्ट करना सीखनी होती है, और दूसरे इंसान को भी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड में रखना होता है। यही वाली चीज़ है कि ना तो हमने ये, हम कहते हैं कि यूजुअली ये होता है कि हम जब किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं, आइदर हम साइलेंस में चले जाते हैं या वॉयलेंस में चले जाते हैं। साइलेंस है तो पैसिव स्टाइल है, वॉयलेंस है तो एग्रेसिव स्टाइल है। साइलेंस में बिल्कुल ये है कि आप जो कह रहे हैं, हाँ मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ, मतलब इसका क्रक्स है। और अगर मैं वॉयलेंस की बात करूँ तो मैं ये कहूँ कि नहीं, हाँ अब मेरी बात माने, आप हमेशा मुझे पुश करते हैं इस चीज़ के लिए, और इस तरह से। तो ये वाली चीज़ है कि आप डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके लिए काम करे,
फैमिली में अलग से काम करे, फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट तरीके से काम करे, कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखनी है, आपने अपनी रिस्पेक्ट करना सीखनी है, और एक तरह से गिल्ट और शेम की फीलिंग्स के बगैर आप लर्न कर लेते हैं कि आपने किस तरह से रिस्पेक्टफुल वे में अपने पॉइंट को कन्वे करना है। जी, आपने बहुत एक डिटेल्ड वे में बताया रिगार्डिंग असर्टिव कम्युनिकेशन कि क्या क्या हम टेक्निक्स उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं इन एडिक्शन रिकवरी भी, कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट्स नहीं बल्कि उनके साथ जो काउंसलर्स हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी इन स्किल्स को एम्प्लॉय करते हुए अपने पेशेंट्स की, अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन जो बनता है, जिसको आपने भी थोड़ा सा टच किया, कि कभी कभार हमें नो कहने की ज़रूरत पड़ जाती है, उसको भी असर्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, किस तरह नो करनी चाहिए, तो ये सारी बातें भी हम डिस्कस करते हैं अभी। और मिस अनुषा से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें गाइड करें रिगार्डिंग द पावर ऑफ सेइंग नो और असर्टिवली सेइंग नो, कि किस अंदाज में क्या वो स्किल्स एम्प्लॉय करते हुए हम नो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जैसे कि आपने मेरे से पूछा है कि हम असर्टिवली नो कैसे कह सकते हैं। देखिए, सेइंग नो कैन साउंड वेरी सिंपल, बट फॉर सम पीपल इट कैन बी इमोशनली अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है नो कहना। तो इसके पीछे काफ़ी वजूहात आ जाती हैं कि हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना होता है, हमें अप्रूवल चाहिए होता है दूसरों का, हमारी सेल्फ वर्थ किसी और पे डिपेंडेंट होती है। लाइक उनको येस करने से हमें फील होता है कि हमारी सेल्फ वर्थ है, उनकी तरफ से अप्रूवल है। लोग नो इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि उनको फेयर ऑफ रिजेक्शन होता है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ, हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ करोगे तो कुछ अच्छा लाइक होगा, लाइक एक कंडीशनल रिस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज इफ़ देयर आर सो मैनी थिंग्स इन चाइल्डहुड जो हमें एक कंडीशनल रिस्पेक्ट का फिनोमेना सिखा देती है कि अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो ही गिफ्ट्स मिलेंगे, ये चीज़ अच्छी करोगे तो कैंडी मिलेगी, ये चीज़ सही नहीं की तो फिर इसकी पनिशमेंट है। एसोसिएशंस बना दी जाती हैं, एसोसिएशंस हमने बना ली होती हैं। तो ये चाइल्डहुड से ही फिर हम सीख लेते हैं कि अच्छा इस चीज़ को इस तरह करना है, तो फिर नो वाला जो फैक्टर होता है ना, हमसे नो कहा ही नहीं जाता है। अब जिस तरह आपने मेरे से पूछा कि हम असर्टिवली नो किस तरह कर सकते हैं, इसके अंदर आ जाते पहले तो हमने एक्नॉलेज कर लेना है। अगर किसी ने कोई बात किया है, हमने उसको एक्नॉलेज करना है। फिर उसके बाद हमने अपनी बाउंड्री को स्टेट कर देना है। मतलब उनकी बात को एक्नॉलेज किया, फिर हमने अपनी बाउंड्री को स्टेट किया, फिर अपनी बाउंड्री स्टेट करने के बाद हमने एक ब्रीफ सा रीज़न दे दिया है। मतलब कि ओवर एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशंस आपकी बाउंड्रीज़ को ब्लर करती है। तो ना हमने ओवर जस्टिफाई करना है, ना हमने ओवर एक्सप्लेन करना है, बस हमने ब्रीफ सा एक रीज़न दे देना है। मतलब इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर मेरा कोई कोवर्कर कह रहा है कि कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, बट मेरे पास ऑलरेडी इतना पाइल्ड अप वर्क है पीछे से, सो आई विल लिसन कि वो मुझे कह रहे हैं, बट देन आई विल स्टेट माई बाउंड्री कि I cannot do this, and then I will give them brief a reason because I have this thing to do. तो ये मैंने assertively उनको no कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम assertively no कह सकते हैं। जिस तरह मैंने if we take it in an addiction context, recovery के context में हम अगर बात करें, मैंने बहुत से पेशेंट्स को relapse करते हुए देखा है just because they could not say no. They could not say no to a friend who was offering them substances, a drug, and that is why वो relapse कर गए. So assertively no करना भी एक relapse prevention skill ही है जो हम सबको सीखना चाहिए। और हम यहाँ पे इस बारे में काफ़ी बातचीत भी करते हैं कि आप assertively किस तरह no कर सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें आ जाती है ना कि नो, अगर हम नो कर देंगे तो नो नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, पीपल प्लीजिंग हो जाएगी, सेल्फ वर्थ मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा, दैट्स टेम्परेरी। लेकिन अगर हम अपने लॉन्ग टर्म रिलीफ के ऊपर फोकस करें, सो सेइंग नो विल गिव अस दैट। सो लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। लाइक इवन हम अगर अपनी भी बात करें ना, हम 100 दफ़ा सोच रहे होते हैं
कि इस चीज़ पे यहाँ पे मना करना चाहिए, लेकिन कर देना चाहिए, बिकॉज़ हमारी अपनी अगर इमोशनल एग्जॉशन उस चीज़ में आ रही है तो इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज समटाइम्स पीपल प्लीजिंग गेट सो मच टू एन एक्सटेंट where we don't consider our own emotions, our own feelings, and emotion exhaustion उससे इतनी आ जाती है, but again no नहीं हो पाता. Yes. So ये एक चीज़ है जो Yes. हम पे फोकस रखना चाहिए. इसमें मुझे वो एक मॉडल रिस्पॉन्स याद आ रहा है, जैसे आपने भी बताया कि आई अंडरस्टैंड योर व्यू. मतलब अगर किसी को आपने नो कहना है कि आप उससे पहले बताते हो आई लैंग्वेज हमेशा आपने यूज़ करनी. आई अंडरस्टैंड योर व्यू. मैं आपको जो हेल्प मांग रहे हो उसका मैं जान सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ, बट आई कैन नॉट कमिट टू दैट. आप फिर उसे बता दें कि भाई इस वजह से मैं नहीं कर सकता. समटाइम्स तो नो इन इट सेल्फ भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है अगर कोई इस तरह का रिलेशनशिप हो जहाँ पे हमें आई लैंग्वेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ जाए कि बस इतना रीज़न है बिकॉज आई हैव दिस मच वर्क ऑलरेडी, तो मेरे लिए अभी ये करना मुश्किल है. सो बेसिकली एन असर्टिव नो इज नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन. हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे. इट्स असर्टिवली अगर नो कर रहे हैं ना तो इट्स जस्ट रीडायरेक्शन. बिल्कुल. तो ये फिनोमेना हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए और बाकियों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स पीपल गेट ऑफेंडेड व्हेन समवन सेज नो, बट दैट्स नॉट लाइक ये तो हमारा सेल्फ हुआ है ना कि हमारी साइड पे क्या है. जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एग्जॉशन हो जाती है इमोशनल बाय सेइंग यस टू एवरीथिंग, तो हमें वो खुद एक वल्नरेबल स्टेट में पुट कर देता है. बिल्कुल. इसमें मैं यूजुअली पेशेंट्स को और फैमिलीज़ को यही बताता हूँ कि आप दूसरों की हेल्प करें, ज़रूर करें, लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्प करनी है. यू कैन ओनली हेल्प अदर्स एज लॉन्ग एज यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ. कि अगर आपके पास अपनी हेल्थ होगी तभी आप किसी और को वो हेल्प या हेल्थ दे सकते हैं. तो जहाँ पे आपको लगे कि आपकी अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वहाँ पे फिर नो ही बनता है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट. अपनी हेल्थ के साथ, अपनी रिकवरी के साथ सेल्फिश हो जाएं कि आप उनको बता सकते हैं. नोबडी वुड आर्ग्यू विद यू कि आप अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. तो दैट इज़ परफेक्ट वे. आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, सेल्फिश हो जाएं, लेकिन कभी भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें. खुद ही अगर बेस्ट सेल्फ नहीं है तो फिर किसी दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं उनके बेस्ट सेल्फ पे आने के लिए. इसी में मुझे वही याद आ रहा है कि ग्लास एम्प्टी ग्लास कैन नॉट फिल. किसी और का ग्लास फिल नहीं कर सकता जो अपना ग्लास किसी का एम्प्टी है. तो हम इसके मुतल्लिक जो असर्टिव कम्युनिकेशन है इसके मुतल्लिक थोड़ा डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन दोबारा एक टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप्स के अंदर जो असर्टिवनेस है और वो जो टूल्स हम एम्प्लॉय कर सकते हैं असर्टिवनेस के, उनकी एक समरी, और उसके फिर हम अपना जो शो है इख्तिताम करेंगे. अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. जी. ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए. क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. वेलकम बैक एंड आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट. एंड आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट असर्टिवनेस. असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और इसको एम्प्लॉय करने के लिए जो स्किल्स हमने सीखने हैं वो क्या स्किल्स हैं, ये सारे हमने डिस्कस की इन रिलेशन विद एडिक्शन रिकवरी एज वेल.
अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हमारे जो जनरल रिलेशनशिप्स हैं, ऑल रिलेशनशिप्स, चाहे वो वर्क लाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, सोशल लाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, हमारा अपने साथ भी जो रिलेशनशिप है, ये सारी बातें कैसे कोरिलेट करती हैं विद असर्टिव कम्युनिकेशन, कि जिसके अंदर हम आई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानेंगे फ्रॉम मिस लाइबा कि क्या क्या बातें असर्टिवनेस की हम रिलेशनशिप में देख सकते हैं। देखिए, जब हम असर्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो हमारा एक ही गोल होता है कि हमने ब्लेम वाले एक स्ट्रेटजी से मूव करना है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। अब यूजुअली जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम ज़्यादा ब्लेम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। हम बात कर रहे होते हैं, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ कुछ कर दिया, अगर हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें तो हम उसमें हम इस तरह से कहना स्टार्ट कर देते हैं कि यू ऑलवेज़ डू दिस। अगर हम एक एग्रेसिव लैंग्वेज की बात करें ना, तो उसके वर्ड ही ऐसे होते हैं कि यू ऑलवेज़, यू नेवर, इस तरह के टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि हम जब आप एग्रेसिवली भी बात कर रहे हैं ना, तो कन्वे तो आप अपनी फीलिंग्स ही कर रहे हैं। आप यही बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत पेन में हैं, आप बहुत हर्ट हैं, यू आर बेसिकली ऑपरेटिंग फ्रॉम पेन। लेकिन क्योंकि आप एग्रेसिवली बात कर रहे हैं या आप उस चीज़ को कन्वे ही नहीं कर पाते ठीक तरह से, अपनी पेन को, अपने हर्ट को बता ही नहीं पाते। जब आप असर्टिवली बात करते हैं ना, तो आप ऑनेस्ट भी हैं, आप अपनी फीलिंग्स को भी कन्वे कर रहे हैं, बट क्योंकि आप एक रिस्पेक्टफुल वे में उसको कन्वे कर रहे हैं तो वो पहुंच जाती है दूसरे तक और दूसरा उसको अंडरस्टैंड भी कर लेता है। तो हम यही बात करते हैं कि जब हम किसी भी तरह का आपका रिलेशनशिप है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके वर्क प्लेस कोलीग्स हैं, हमने चीज़ एक ही लानी है कि हमने ब्लेम के ऊपर नहीं जाना है, हमने बेसिकली एम्पैथेटिक लिसनिंग को अपने अंदर लेके आना है, हमने ओपननेस और ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को डिस्कस करना है। फिर इसके बाद ये होता है कि हमने वहाँ पर जो है एक इमोशनल सेफ्टी को लेके आना है कि अगर कोई इंसान हमसे बात कर रहा है तो वो हमसे बात कर सके, उसको पता हो कि यहाँ पर आई फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू दिस पर्सन। क्योंकि देखिए, जब एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, उसमें मेन इशू यही आता है कि बात में मसला नहीं होता, कॉन्वर्सेशन में मसला नहीं होता, उसके कंटेंट में मसला नहीं होता। मसला ये आता है जहाँ पे कोई दूसरा इंसान ये समझता है कि यहाँ पे उनकी जो सेफ्टी है ना, डेट इज़ एट रिस्क, जहाँ पर वो उनको पता चल जाता है कि अब मैं एक डेंजर जोन के अंदर हूँ। तो आपने देखना होता है कि जब आप एक कॉन्वर्सेशन के अंदर हैं, किसी भी एक सर्टेन रिलेशनशिप के अंदर आप किसी से भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो कहीं मैं जो हूँ वो बहुत अनसेफ तो नहीं फ़ील कर रहा, कहीं कोई दूसरा इंसान जो मेरे से बात करे वो बहुत अनसेफ तो नहीं फ़ील कर रहा। अब उसके कुछ साइंस है जो आप पिक करेंगे, फॉर एग्जांपल फिज़िकल साइंस हो सकते हैं, उसके इमोशनल साइंस हो सकते हैं, उसके बिहेवियरल साइंस हो सकते हैं। अब फिज़िकल साइंस इस तरह से होंगे कि आपको फ़ील होगा, लाइक फिजियोलॉजिकली आपको फ़ील होगा कि मैं जो हूँ इस टाइम पर कम्फर्टेबल नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो अपसेट हो जाते हैं। इमोशनल साइंस होंगे कि आप बहुत हर्ट होंगे, स्केर्ड होंगे, आपसे बात नहीं हो रही होगी, आप बहुत एंग्शियस होंगे। उसके कुछ बिहेवियरल साइंस भी हो सकते हैं कि एक कॉन्वर्सेशन से आप विड्रॉ करने लग जाते हैं, या एक कॉन्वर्सेशन के अंदर आप अपने पॉइंट को बहुत ज़्यादा पुश करने लग जाते हैं कि मेरा ये पॉइंट है, और आप दूसरों को फोर्स करने लग जाते हैं इनटू योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो वाली चीज़ें होती हैं कि आप अपने साइंस को पिक करें। आप किसी भी इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपको पता चले कि यहाँ पर कोई, मैं भी सेफ़ फील कर रहा हूँ और ये दूसरा इंसान भी सेफ फील कर रहा है। अब देखिए, जब असर्टिव कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम बात करते हैं कि आई स्टेटमेंट्स होती हैं कि अगर मैं किसी को ये कहूँ कि यू ऑलवेज़ डू दिस, इससे बेहतर है कि मैं ये कह दूँ कि आई फील हर्ट लाइक बिकॉज ऑफ योर सर्टन बिहेवियर। तो उससे ये होगा कि आप दूसरे को ये भी कन्वे कर दोगे कि मेरी पेन है इसके अंदर, मेरी फीलिंग्स हैं इसके अंदर। तो आई स्टेटमेंट्स का जो होती हैं, मैं का वर्ड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है असर्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। फिर जो असर्टिव कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें आप बहुत क्लियरली अपनी नीड्स को बताते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप दूसरों को गेस करवाते रहें या एज्यूम करवाते रहें, क्योंकि देखिए पैसिव वाला बंदा है वो यही कहेगा कि दूसरा इंसान गेस कर लेगा, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा वर्क कोलीग है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम एजम्पशंस के ऊपर नहीं चल सकते। आपको बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपको क्या थाट्स आ रहे हैं, एक सर्टेन सिचुएशन ने आपको किस तरह से अफेक्ट किया है। तो क्लियरली स्टेट योर नीड्स। पहले आ गई आई स्टेटमेंट्स, फिर आ गई आपने क्लियरली अपनी नीड्स को बताना है। उसके बाद ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम्स जो हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें अगर एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन भी होने लगेगी तो वो एक आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि वहाँ पर ना हम पास्ट को ले आते हैं। तो असर्टिव कम्युनिकेशन आपसे ये डिमांड करती है कि आप प्रेजेंट फोकस रहें,
आप इस तरह से पास से चीज़ें ना लेके आएँ, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स ना करें कि आप तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान कोई रिकवरी में है और आप उसको कह रहे हैं कि पास्ट में तो ना ये करते थे, आप क्यों नहीं कर रहे हो, या कुछ उस तरह से, तो वो चीज़ उनको ट्रिगर कर सकती है। आप एक प्रोवोकिंग बिहेवियर हो सकता है। तो हम ये भी कहते हैं कि आपने पास्ट से चीज़ें नहीं लेके आनी, ठीक है, आपने प्रेजेंट फोकस रहना है। वो जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट होता है ना, उस तरह से हमने करना है। फिर इसके अलावा आपके नॉन वर्बल स्किल्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, अपराइट आपका पोस्चर होना चाहिए, आप जो हो वो आप लगना चाहिए कि आप कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। तो जैसे कोई भी, अगर हम बात करें कि किसी भी, हम बात करें कोई भी आपका रिलेशनशिप है, फिर आपका वो पार्टनर है, चाहे वो आपका वर्क कोलीग है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, किसी भी इंसान के साथ जब आप बातचीत बहुत असर्टिवली कर रहे होंगे ना, रिस्पेक्टफुल वे में कर रहे होंगे, तो आप खुद भी सेफ़ फील करेंगे और आप दूसरे को भी सेफ़ फील करवाएंगे। आप खुद भी महसूस करेंगे कि आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आप दूसरे इंसान को भी रिस्पेक्ट दे रहे होंगे। और वही वाली चीज़ है कि आपने अपने पार्ट का काम करना है, आपने दूसरे के पार्ट का नहीं काम करना। उनके रिएक्शंस के ऊपर फिर दोबारा से अपना रिएक्शन देना, वो चीज़ फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इस तरह से होता है। जैसे कोई पार्टनर है, अगर वो आपसे कह रहा है कि आप जो है वो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं या आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं घर के कामों में, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट। उससे ये होगा कि आप असर्टिवली, रादर कि आप उनको ब्लेम करने लग जाएं, आप कहें कि नहीं मैं तो बहुत बिजी होता हूँ, इस तरह से, कि आपने कोई वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर आना है। आपने उनकी भी बात सुननी है और आपने अपनी बात भी सुनानी है। जैसे पहले मैंने इसमें रिकवरी में टेक्निक्स भी यूज़ की कि अगर फॉगिंग हो गई, वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सेल्फ डिस्क्लोजर हो गया, फिर इसके अलावा ये सारी टेक्निक्स, नेगेटिव असर्शन हो गई, ब्रोकन रिकॉर्ड हो गई, ये सारी चीज़ें किसी भी एक सर्टेन रिलेशनशिप में भी यूज़ की जा सकती हैं अकॉर्डिंगली, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो इस तरह हम असर्टिवनेस को रिलेशनशिप्स में एम्प्लॉय करते हुए अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आज का शो इधर ही इख्तिताम होता है। थोड़ा सा अगर इसको समराइज़ वे में हम करें तो मेरा ख़्याल है कि असर्टिवनेस को 7 हैबिट्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा सकता है। जैसे अगर एक एक हैबिट को हम देख लें और उसमें जो असर्टिवनेस की जो बात है, जैसे पहली ही हैबिट बीइंग प्रोएक्टिव, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो असर्टिवनेस में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आप अपने काम की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कोई ब्लेम नहीं डालेंगे किसी दूसरे पे, किसी इन्वायरमेंट पे, बल्कि आप उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। इसी तरह सेकंड कि आप जो स्टार्ट करते हैं विद एंड इन माइंड, बिगिन विद एंड इन माइंड। तो आप कोई भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्सेशन का, कोई भी प्रोजेक्ट का, तो एंड का भी देखते हैं। और जो थर्ड हैबिट है ज़्यादा, थिंक विन विन, कि आप जो प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं अपनी, जो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और थिंक विन विन, फोर्थ हैबिट, कि आप कोई भी बात जो करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन में आते हैं, तो उसमें आप दूसरे की भी बात सुनते हैं। और जो फिफ्थ के साथ भी रिलेट कर जाती है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि आप अगले पर्सन की पहले बात सुनते हैं, उसको मौका देते हैं अपनी बात समझाने का, फिर आप उसकी बात को समझते हुए उसको रिप्लाई करते हैं, और विद द एसेंस बीइंग के आपने कोई ना कोई विन विन सिचुएशन बनानी है। और इसके अंदर फिर आप वो एम्प्लॉय करते हैं सारी टेक्निक्स, सारे स्किल्स, जिसमें आई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अगले पर्सन के साथ मिल के कोई ना कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड बनने की कोशिश करते हैं, जो सिक्स्थ हैबिट भी बन जाती है कि सिनर्जी लेके आते हैं। और आखिरी बात कि जो शार्पनिंग द सो है, कि आप इस स्किल को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं करते बल्कि उस पर सीखते रहते हैं कि कहाँ पे कोई गलती हुई, कोई फीडबैक आप चाहते हैं कि अगर मेरी कोई बात का आपको बुरा लगा हो तो ज़रूर मुझे बता दें। अगर कोई बाउंड्री मेरे से ब्रीच हो गई हो, कोई आपकी जो डिसरिस्पेक्ट हो गई हो, तो आप ज़रूर मुझे पॉइंट आउट करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उसको अवॉइड कर सकूं। मतलब कि एक हेल्दी वे के अंदर आप सीख करते हैं टू ग्रो योरसेल्फ, टू ऑलवेज लर्न। तो ये सारी बातें हैं जो एक हमारे शो में, आज के शो में हमने डिस्कस की, और उम्मीद है कि जो ऑडियंस है वो भी इन बातों से सीखती रही होगी और कोई ना कोई न्यू बात है आज के दिन सीखी होगी। आप अपनी बातें भी, अपने कमेंट्स भी, अपने इनपुट भी हम तक पहुंचा सकते हैं,
थ्रू आवर कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, और इसी तरह जो 24/7 व्हाट्सएप नंबर हमारा लाइव होता है उस पर भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ताकि आपके इनपुट को, आपके क्वेश्चंस को भी हम अपने शो का पार्ट बनाते रहें और आपकी मदद करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी ऑन अनदर एपिसोड ऑफ यू आस्क्ड फॉर इट। तो अल्लाह हाफ़िज़।